Pay attention. Chapter number 10, that is foreign trade in India, economics. टोटल ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, 4 out of 6. टोटल मार्क्स आपके 4 और विथ ऑप्शन आपको 6 मार्क के लिए देखने के लिए मिलेगा, यानी 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन है. इस पूरे चैप्टर को अगर आप पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सो वैसे भी देखना जरूरी है. सो अगर आप पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर ऑब्जेक्टिव सबको सबसे ज्यादा पूछे गए. ठीक है, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, असर्शन रीजनिंग, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए. फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ऑड वन आउट, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड स्टेट विद द रीजन विद वेदर ट्रू और फॉल्स, ये एग्री डिसएग्री. बट एक ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ठीक है, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पीवाईक्यू के अंदर है. ठीक है, तो उसको आप ऑब्जर्व कर लेना, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ सर्टेन क्वेश्चंस ही लिमिटेड है. ठीक है, नाउ व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? जब हम बिजनेस करते हैं किसके साथ? देश के बाहर लोगों के साथ. ठीक है, जब कोई ट्रेड दो देशों के बीच में होता है, व्हेन अ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर हैपेंड, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड. ठीक है, विदेश सुना है ना, नाम तो सुना होगा, हिंदी में कहता है विदेश. जो देश क्या है, विदेश क्या है? अपना इंडिया देश है, इंडिया को छोड़ के बाकी सब विदेश है. सिंपल सा लॉजिक है. व्हेन यू डन बिजनेस इन इंडिया इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड. लेकिन जब आप इंडिया का बिजनेस यानी इंडिया के बाहर किसी के साथ भी धंधा करो, किसी के साथ भी बिजनेस करो, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, जिधर से करना है उधर से कर रहे बाबा, सबको क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड बोलेंगे. अदर देन इंडिया इज ट्रीटेड एज फॉरेन. सो फॉरेन में किसी भी कंट्री के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो उसे फॉरेन ट्रेड माना जाएगा. बट चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. इंडिया के अंदर उसका क्या एडवांटेज मिलेगा? सो इंट्रोडक्शन में, द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज कोलोनियल. कोलोनियल मतलब सबको पता है, इंडिया के अंदर सबसे पहला राज किसने किया था पता है ना? ब्रिटिश. ब्रिटिश वाले आए, अमेरिका, ये बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग आए इंडिया के ऊपर, उन्होंने राज करके गए. पता है कि नहीं? तकरीबन 150 सालों तक इंडिया क्या था? गुलाम था. इंडिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का उन लोग ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, उसको लेकर गए अपने इंग्लैंड में, उन्होंने डेवलपमेंट वगैरह करना चालू किया. द रीजन इज वेरी क्लियर. यहाँ पे लेबर क्या था? चीप था. चीप मतलब सस्ता बनाया, खराब नहीं. यहाँ के लेबर सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, लेकिन अमाउंट यानी पैसे देने के मामले में दे आर वेरी चीप इन नेचर. और आज भी हमारे इंडिया के लेबर जो होते हैं वो चीप माने जाते हैं, सस्ते माने जाते हैं. खराब वाला चीप नहीं, सस्ता वाला चीप. ठीक है, इसलिए दुबई या जैसे बाहर के कंट्रीज में अगर कभी भी लेबर फोर्स चाहिए तो ज्यादातर लेबर फोर्स कहाँ से आता है? इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, श्रीलंका जैसे देशों से जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लेबर्स क्या है? चीप इन नेचर माने जाते हैं, सस्ते माने जाते हैं. सो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो पूरा का पूरा कॉलोनियल था, यानी सारा का सारा जो ऑपरेशंस था फॉरेन ट्रेड का वो कौन करता था? इंग्लैंड वाले करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी. India was exporting raw material and importing the finished goods to the industrialized nation. मतलब वो क्या करता था? यहाँ से रॉ मटेरियल बेचते थे. हम लोग क्या करते थे? यहाँ से रॉ मटेरियल बेचते थे और वहां से फिनिश गुड्स लेकर आते थे. जैसे यहाँ से कापूस बेचा और वहां से क्या आया? कपड़े बन के आ रहे. तो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया. रॉ मटेरियल जब यहाँ आता है तो यहाँ पे लो प्राइस मिलता है, सबसे कम प्राइस मिलता है. लेकिन जब वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट होके आता है तो उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं? हाई हो जाती है. तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या था? डेफिसिट में था. किस में था सर? अरे डेफिसिट मतलब नुकसान में था. अरे डेफिसिट मतलब क्या सर? नुकसान में होने का रीजन क्या था? हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे? रॉ मटेरियल जिसका प्राइस क्या होता है? कम. अगर आप कापूस खरीदने जाओगे तो सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? सस्ता मिलेगा. लेकिन अगर आप कपड़े खरीदने जाओ, फिनिश गुड्स, तो वो उसका प्राइस क्या रहेगा सर? हाई रहेगा. तो ये हो गया इंपोर्ट.
तो जब आप इंपोर्ट हाई प्राइस पे कर रहे हो और एक्सपोर्ट कौन से प्राइस पे कर रहे हो, लो, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, डिफरेंस। और ये डिफरेंस आपके लिए क्या होगा, नुकसान। क्या होगा आपके लिए, नुकसान। इसीलिए therefore India could not have industrial development at that time, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, है ना। क्यों नहीं हो रहा था अपने पास इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल कर लेकर जाने की कोशिश की। यहाँ पे हमारे तरफ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोई भी मशीन्स वगैरह हमारे यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की। द रीजन इज वेरी क्लियर, उनको पता था अगर एक बार इंडियंस को मशीन चलाने आ गई तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कोई तो बिजनेस में निकलेगा इसमें से, है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन के ऊपर ध्यान दिया और यहाँ के लेबर्स को पूरी तरीके से यूज करने का ध्यान दिया। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं किया। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ, इन द ईयर 1991, जहां पर मेजॉरिटी फैक्ट्रीज ने इंपोर्ट किया मशीनरीज को, और यहाँ पर ज्यादातर फैक्ट्रीज बोलते हैं ना मशीनरीज के ऊपर शिफ्ट हो गई। उसके पहले भी मशीन्स का इस्तेमाल होता था, अच्छा खासा मशीन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए लेबर्स का इस्तेमाल भी होता था। लेकिन 1991 वाज द टर्निंग पॉइंट जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इतना बूम किया, इतने नए लेवल तक गया कि ज्यादातर जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी मशीन्स की, उसने इतना ज्यादा हार्मफुल किया कि लेबर्स को अपने काम पर से निकलकर मशीन्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने लेबर को ले ऑफ किया, ले ऑफ मतलब निकाल देना पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि हमारी बैक टू द जब इकोनॉमी पे आ गए तो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने का काम किया। वी आर इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग द फिनिश गुड। तो जिसकी वजह से हमारा जो डेफिशिट वाला लेवल था वो फिर बैलेंस पे आया। बैलेंस से किधर आया, सरप्लस की तरफ वो शिफ्ट हो गया धीरे धीरे, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला इंटरनल और एक्सटर्नल, डोमेस्टिक या फिर फॉरेन, होम या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा सबको पता है। इंटरनल ट्रेड मतलब देश के अंदर, इट मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। सर यहाँ पे विद इन द कंट्री तो वहां पर क्या आएगा, आउटसाइड द कंट्री, या इट मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री। देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन देश के बाहर दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड विद इन द कंट्री। यहाँ पे सामान बनाया भी जाता है और बेचा भी जाता है, लेकिन कहाँ, विद इन द कंट्री। कहाँ पर, देश के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, the goods and services are produced in one country and sold in another country। बनाया किसी और देश में जाता है और बेचा किसी और देश में जाता है। तो यहाँ पे दो कंट्री इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो जब दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। एग्जाम्पल, कश्मीर एप्पल्स सोल्ड इन महाराष्ट्र। कश्मीर के एप्पल कहाँ पे बेचे जा रहे हैं, सर कश्मीर किधर आता है, इंडिया में, और महाराष्ट्र भी किधर आता है, इंडिया में। दोनों ही इंडिया के स्टेट्स है। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल ट्रेड। क्या बोलेंगे, बट यही कश्मीर के एप्पल जब दुबई में जाते हैं तो ये इंडिया का पार्ट हो गया और दुबई इटसेल्फ इज अ कंट्री। तो ये दो अलग अलग कंट्रीज हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। क्लियर है क्या। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, तीन तरीके के फॉरेन ट्रेड होते हैं। पहला होता है व्हाट इज इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट सामान आ रहा है, इंपोर्ट मतलब सामान आ रहा है। परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। जब एक देश दूसरे देश से क्या करा, सामान खरीदता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वन कंट्री टू, परचेस की जगह पे सेल, फ्रॉम की जगह पे टू, ये दो वर्ड। जब एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सपोर्ट ट्रेड। बट थर्ड क्या होता है, इंटरपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग। खरीदने का किसी एक देश से,
कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके अपन दूसरे देश को सामान बेच देने का, उसी को बोलते हैं इंटरपोर्ट। यानी इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है? जैसे पाकिस्तान अपने से कुछ मांग सकता है क्या? और हम लोग पाकिस्तान को डायरेक्टली कुछ दे सकते हैं क्या? हमारी नीयत कितनी भी साफ हो, लेकिन हम लोग रिलेशन इतना खराब दे दिया कि पड़ोसी के घर में कुछ दे नहीं सकते। लेकिन उसकी अगर इतना बद से बद, बेटा तो अपना ही है, तड़पते तो छोड़ नहीं सकते, मदद तो पहुंचाना जरूरी है। तो हमने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है उसको कहीं और पे डाइवर्सिफाई करके अगर भेज रहे तो उसको कहीं ना कहीं इंटरपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को शक्कर की बहुत जरूरत है, देश के अंदर शक्कर की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो अगर शुगर नहीं होगा तो इंडियन, क्योंकि शुगर कुछ चीजें ऐसी होती है देश के अंदर 5 चीजें है ना जरूरत है, 101% चाहिए, मतलब चाहिए। बिना शक्कर के कोई इंडियन, पूरा देश नहीं रह सकता, शक्कर के बिना रह नहीं सकता, तेल के बिना नहीं रह सकता, नमक के बिना नहीं रह सकता, प्याज, कांदा सुना ना, कांदा, कांदे के बिना नहीं रह सकता, और आलू। ये 5 ऐसी चीजें तो हमेशा आपको चाहिए। ठीक है? और अगर ये 5 का अगर धंधा चालू करो तो 101% आप प्रॉफिट में निकलोगे। एवरीवन वांट्स दीज 5 प्रोडक्ट्स एट अ चीपर प्राइस। कम प्राइस पे जाते हैं, हर इंसान चाहता है कि कम से कम प्राइस पे मिले। अब मान लो इस 5 में से कोई एक सामान पाकिस्तान को चाहिए, वो इंडिया से डायरेक्टली मांग नहीं सकता है, तो पाकिस्तान विल गोइंग टू डिमांड। मान लो उसने चीना को बोला, चीना, तो चाइना विल गोइंग टू एक्सपोर्ट द पाकिस्तान, पर चाइना के पास खुद ही नहीं है, तो चाइना ने इंडिया से मांगा। ठीक है? अब इंडिया ने शुगर चाइना को दिया, तो चाइना ने क्या किया, शुगर इंपोर्ट किया। ठीक है? अब इंडिया ने शुगर चाइना को दिया, तो चाइना ने शुगर लिया, पैकेट खाली किया, उस पर एक नया पैकेट चढ़ा, उस पर लिखा मेड इन चाइना, है ना, चाइना, मेड इन चाइना कर दिया, और उसने वही सामान किसको भेज दिया। तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इन्वॉल्वमेंट रखता है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट। क्या बोलते हैं सर, इंटरपोर्ट। क्लियर है? चाइना ने इंडिया से माल इंपोर्ट किया, कुछ प्रोसेस वगैरह किया, और बाद में किसको दे दिया, पाकिस्तान को। क्लियर है? समझा? नाउ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्या दिया है, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना अपने को। ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज क्या करना है, अर्न। तो पहले फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न करोगे, जब आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, एक्सपोर्ट, जब आप बेचोगे तो आपके हाथ से सामान जाएगा, बदले में पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तो साथ में वो डॉलर लेकर आएगा या फिर यूरोज वगैरह लेकर आएगा, ये सुनो। तो आपके पास जब फॉरेन करेंसी आएगी, इसका मतलब क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। अरे ये सुनो, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी सर्विसेज देनी है या फिर अपना प्रोडक्ट देना है। जब आप किसी को अपनी सर्विसेज दोगे या अपने प्रोडक्ट दोगे, वो भी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, तो बदले में आपको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट मिलेगा तो वो जो पेमेंट देते हैं वो डॉलर में देते हैं, या फिर यूरो में देंगे, या जापानीज येन में देंगे, या दिराम में देंगे। दुबई में जाओगे तो रुपीस में थोड़ी ना डील होगा, वो दिराम में डील करेगा, है ना। अगर मैं अमेरिका में जाता हूँ वो डॉलर में बात करेंगे। How much you will charge? मैंने बोला 1000. Okay, we will give you $1000. Oh, डॉलर 8 लाख रुपए, होता है कि नहीं होता है? बिकॉज हमारे लिए 1000 है, हमारे लिए 1000 रुपए है, उनके लिए 1000 डॉलर है। समझा? आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। यस और नो? तो आपने वहां पे कन्वर्जन करवाया। होता है नॉर्मली, जैसे हम लोग पार्ले जी का पैकेट खरीदने के लिए जाते हैं अपने आसपास की दुकान में, तो 5 रुपए का बोलेगा, वो 5 बोल रहा है, मतलब 5 रुपए की बात कर रहे हैं। लेकिन सेम चीज अगर आप अमेरिका में जाकर बोलोगे कि भाई मेरे को पार्ले जी दो, तो वो पार्ले जी जो आपको देगा वो बोलेगा 25 सेंट। 25 सेंट मतलब 4 आना, बट हमारा 4 आना 25 पैसा है, उनका 4 आना मतलब 0.25 into 80, इट कॉस्ट टू 20 रुपीज।
यानी पार्ले जी कितने का पड़ा? 20 रुपए का पड़ा। आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, समझा? इनकरेज इन्वेस्टमेंट। आपको क्या करना है? अगर आपके फॉरेन ट्रेड को अच्छा खासा करना है तो आपको बाहर की कंपनियों से, जैसे कोको कोला, थम्स अप, वोडाफोन, ठीक है, या फिर आपकी बाहर की कंपनियों में जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये बाहर के सारे बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है। ये जो बाहर की फॉरेन कंपनीज है वो जब इंडिया में पैसा लेकर आएगी तो बट ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगा। सो आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है कि बाहर के इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आकर इंडिया में करे। जैसे टेस्ला की गाड़ी यहाँ पे 22 से 25 लाख में मिलती है, 22 से 25 लाख सबसे कम मॉडल की। अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दे तो वही गाड़ी 22-25 लाख की जगह पे 10-12 लाख तक भी निपट सकती है। द रीजन इज क्योंकि वहां से लाने का ही कॉस्ट 100% है इंपोर्ट ड्यूटी, 100% इंपोर्ट ड्यूटी, समझा? यानी 10 लाख की गाड़ी कितनी हो गई? 10 लाख रुपया इंपोर्ट, यानी टोटल 20 लाख हो गया, और अदर चार्जेस मिला कि 20, 22, 25 लाख तक चली जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग चालू किया जाए तो वो जो 100% एक्स्ट्रा लग रहा है वो लगेगा नहीं, यानी वो डायरेक्टली इन शॉर्ट 8 से 10 लाख रुपए की बचत हो सकती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी भी। तो प्रोड्यूसर कैन रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो अब बट ऑब्वियसली अब मार्केट का अप्रोच भी बढ़ेगा, मार्केट जो है डोमेस्टिक से वो इंटरनेशनल की तरफ पे जाएगा। अरे तुमने अगर दरवाजा खोला है तो बाहर के लोग तुम्हारे इंडिया में भी आएंगे, तो जैसे दरवाजा खुला आने के लिए वही दरवाजे से आप बाहर भी तो जा सकते हो। तो डोमेस्टिक ट्रेडर भी इंटरनेशनल मार्केट में डील कर सकता है। अरे समझा? तुमने ऐसे टाटा देखा? टाटा सिर्फ इंडिया में धंधा नहीं करता, वो दुनिया के सभी कोनों में धंधा कर रहा है। द रीजन, आपने द्वार ओपन कर दिए, तो द्वार ओपन कर दिए तो बाहर वालों को अंदर लाने के लिए नहीं, अंदर वाला भी तो बाहर जा सकता है, तो वो भी जाकर नए मार्केट को ढूंढकर अपने बिजनेस बढ़ा सकता है। इन्वेस्टमेंट ला भी सकते हैं और हमारे इंडियन इन्वेस्टर बाहर जाकर पैसा लगा भी सकते हैं। चाइना का मार्केट आज डेवलपमेंट में क्यों? क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर ने वहां पर पैसा लगाया, समझा? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। कंट्रीज विद abundant natural resources can export raw material to another country। जिसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल को दूसरे देशों को भेजेगा। अमेरिका में रॉ मटेरियल चावल, मालूम मैंने चावल और गेहूं जैसे वो अमेरिका में उग नहीं सकता। वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है, वहां पे नेचुरल कैलेमिटी है ना, उसको फेवरेबल नेचर के नहीं है, या उनका जो नेचुरल कंडीशन ऐसा है कि वो जो अनाज उगा सकते हैं वो खाने लायक ना हो, तो वो मशीनरी ओरिएंटेड बिजनेस चाहते हैं। तो हमारे इंडिया वाले उगाने में नंबर 1 है, मशीन बनाने में शायद पीछे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? बार्टर करते हैं। हम यहाँ से आपको रॉ मटेरियल भेजेंगे, बदले में आप हमको क्या भेजो? मशीनरीज। आप मशीनरी से करो और हम लोग नेचुरल। तो जिसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा, समझा? दूसरे देशों को। ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका क्या करो? बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल, ताकि आपको क्या मिलना चाहिए? हाईएस्ट रिटर्न। क्या मिलना चाहिए? हाईएस्ट रिटर्न। क्लियर है? नेक्स्ट बॉल, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। आपको क्या सोचना है? डिमांड और सप्लाई दोनों को बैलेंस करने का सोचना है। क्या सोचना है? डिमांड और सप्लाई बैलेंस करने का सोचना है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस होगा ना तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है। किस चीज की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इन प्राइस। मान लो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इट लीड्स टू प्राइस इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, तो इन्फ्लेशन है, समझा? सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, सप्लाई मतलब मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है लेकिन लोग कम डिमांड कर रहे हैं, तो कोई खरीदेगा क्यों? तो प्राइस क्या रहेगा? कम, ताकि लोग खरीदे। लेकिन इसलिए कोशिश की जाती है कि क्या किया जाए अपन, समझा?
क्योंकि शॉर्टेज रहेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि लोग प्राइस बढ़ाकर बेचने की कोशिश करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छा सामान मिले। जैसे मोबाइल फोन हमारे किसी जमाने में एक फोन हुआ करता था, लावा, मोटोरोला, माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स और लावा तो इंडियन कंपनी थी, है ना। लावा ने बहुत सालों के बाद एक फोन लॉन्च किया, 4G 5G वाला फोन लॉन्च किया, हमने उसको कह दिया जावा, है ना। मार्केट में वो आया, बोला भाई हमने एक माइक्रोमैक्स का मस्त फोन लाया है। लावा ने भी बोला हमने 5G का फोन डेवलप किया है, हम वी आर द लीडिंग। एक टाइम पे हमारा रुतबा था, हर इंसान के और क्या था, लावा था, मोबाइल फोन का नाम था लावा। ठीक है, जैसे लावा ने अपना 5G का फोन लॉन्च किया, रेडमी ने बोला तू आधी घरी जावा, तुमची गरज नाही इकडे, आम्ही मार्केट प्लेयर आहात। हम लोग मार्केट प्लेयर्स है, रेडमी, रियलमी, पोको, इको, सब कुछ है हमारे पास। तुमको कैमरा किधर चाहिए बताओ, खाली हम डाल के देते हैं। तुमको कैमरा कहाँ किस पोजीशन पे चाहिए तुम बताओ, बोला कॉर्नर पे हम दे रहे हैं। 2 कैमरा चाहिए, 2 हम 2 देंगे, 4 चाहिए 4 देंगे, 10 वो भी हम डाल के देंगे। कैमरा ऊपर से निकलना चाहिए ऐसा, मैं बोला वो भी डाल के देंगे। कैमरा बाजू से निकलने वाला वो भी डाल के देंगे। तो व्हाट वी आर डू, रेडमी बोला तुमको बस तुम बोलो क्या चाहिए। फिर लड़कियों तो एक दिन रेडमी रियलमी वाले लड़की लोगों के पास पहुंच गए, उनको पूछा आपको क्या चाहिए, बोले हमको खाली ऐसा चाहिए कि हमारा चेहरा असलियत से अच्छा लगे। तो उन्होंने स्नैपचैट जैसा फिल्टर रहता है ना, उसमें फिल्टर लगा दिया, लड़कियों को लगा अरे मेरा चेहरा। लड़के लोग बोले भाई साहब ये डीपी की फोटो और असली की फोटो दोनों में क्या है, फर्क है। तो फिर लड़कियों के अंदर फिल्टर फेमस होने लगा, लड़कियों को लगा कि भाई बहुत अट्रैक्टिव हो गया, तो उन्होंने लड़कों को सिखा दिया, लड़कों लोगों का चेहरा वैसे ही, फिल्टर लगाने के पहले भी और फिल्टर लगाने के बाद दोनों सेम, खाली हरकतें चेंज हो जाती है। मतलब कैसा है, एक बिजनेसमैन मोबाइल को एक प्रोडक्ट समझता है, वुमेन्स को या लड़कियों को मोबाइल फोन उनके कैमरे के लिए चाहिए, तो कैमरा इनहांस करना भी जरूरी है। तो नीड को समझा उन्होंने, क्या समझा, नीड को समझा। लड़कों को पूछा तुमको मोबाइल क्यों चाहिए, बोले गेम खेलने के लिए, तो उसके अंदर पावर बैकअप अच्छा डाल दिया, प्रोसेसर फास्ट कर दिया, बोलते ना कूलिंग, क्या कूलिंग रे, रिफ्रेश रेट एकदम हाई कर दिया। तो उन्होंने जो फोन बनाया वो कंज्यूमर ओरिएंटेड, कि ये भाई ये फोन सभी लोग इस्तेमाल कर सकते। लड़कियों को कभी देखा क्या पबजी वगैरह खेलते रास्ते में, नहीं, लड़के देखो लड़के दिखते, उनको अगर टाइम मिले ना, अगर एक लेक्चर और दूसरे लेक्चर के जब 5 मिनट का गैप है, सीधा खोल के बैठ जाते हैं पबजी। मम्मी उधर से चिल्लाते रहते सब्जी सब्जी सब्जी, ये बोलते हैं पबजी 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 होता है। तो यहाँ पे वही है कि हर इंसान चाहता है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो, इसलिए वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहता है। क्या चाहता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल, इंडियन प्रोडक्ट्स है, चाइनीज प्रोडक्ट्स है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, कोरियन प्रोडक्ट्स है, तो विच इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो कोई भी ऑप्शन क्या कर सकता है, चूज। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप दुकान पे मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो मत जाओ, बजट अगर 10,000 का तो 20-22 हजार का आपको फोन चिपका देगा, क्योंकि लाइट इतना लगा के रखते हैं ना, सारा सेल्फी लेके देखो, सब फोन में आपकी सेल्फी अच्छी आती है। घर पे आने का मम्मी मैं काली काहे आ रही हूँ ऐसा नहीं, वो लाइटिंग का कमाल रहता है। मैं भी फोन खरीदने, मैं एक जमाने में फोन खरीदने गया था फ्रेंड के साथ, हाँ फोन के फ्रेंड के साथ गया फोन खरीदने के लिए, हम दोनों ने सेम फोन लिया था। उधर खड़े रह के हम लोग भी, घर पे आने के बाद काला काला दिखने लगा, मैं बोला साला ये क्या हो गया। तो मेरी बीवी अंदर से बोली भाई समझ रहे हो आपके साथ स्कैम हो गया है। बोला कैसा, बोले वहां लाइटिंग था ना, यहाँ लाइटिंग नहीं है। अच्छा पहले के फोन में अच्छे भी आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी के फोन बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। 200 मेगापिक्सल कैमरा और फोटो 2 मेगापिक्सल वाली, हाँ। एक सैमसंग का फोन आता है ना, धरती पे बैठ के चांद देखो,
मैंने से जूम किया, उमंग का टकला दिखा। नहीं बेटा, बालकनी में नहीं झांकने के लिए दिया है। नेक्स्ट, ब्रिंग रेपुटेशन, हेल्थ एंड गुडविल। आप फॉरेन ट्रेड में डील करते हो तो वहां पे आप इंडिया वाला अगर किसी फॉरेन ट्रेड में डील कर रहा है, फॉरेनर के साथ डील कर रहा है, किसी दूसरे देश के साथ डील कर रहा है, तो वहां पर आपको दो चीजें मेंटेन करनी है, एक क्वालिटी, दूसरा प्राइस। क्वालिटी अच्छे से अच्छी क्वालिटी दो, क्योंकि वहां पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब इंडियन प्रोडक्ट्स मार्केट में जाता है, अमेरिकन प्रोडक्ट, और वहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब निकलती है, तो वहां पे किसी इंडिविजुअल एक्सपोर्टर या इंपोर्टर की बदनामी नहीं, वहां पे इंडिया की बदनामी होती है। ठीक है। ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प टू अर्न गुडविल। याद रखो, गुडविल, अपने को गुडविल क्रिएट करना है, किसकी? खुद की भी और देश की भी। ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल हर बार बताता हूँ कि जापान के अंदर, अच्छा एक चीज और बता दूं, कितने लोगों ने रील्स देखा है जापान रिलेटेड? जापान लिव इन फ्यूचर, जापान लिव इन फ्यूचर। जापान में 7G आ गया है, 5G आके ऊपर चला गया। 2-4 दिन पहले का अपडेट है। वहां पे ऐसा भी सुना होगा कि जापान में ट्रेन लेट होती है तो आपको सर्टिफिकेट देता है। ऑल आर फेक, ऑल आर फेक। ऐसा क्योंकि किसी भी जगह पर कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज होने ही वाले हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि एकदम पर्टिकुलर टाइम पर। उल्टा हमारी ट्रेन बहुत अच्छी है, इंडियन रेलवेज आर द बेस्ट इन नेचर। हमारी ट्रेन तो सीधा बोलते हम 8 बजे आएंगे, लेकिन कौन सी वो नहीं बताएंगे। ठीक है। हमारे इंडियन अभी बीच में 2 दिन पहले का न्यूज है, ऑल लोकल ट्रेन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एसी लोकल ट्रेन्स। यानी जितने भी हमारे नॉर्मल ट्रेन है ना, उसको एसी लोकल में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब तक हमारे पास सिर्फ 15 लोकल ट्रेन थी जो एसी में थी, और दे आर प्लानिंग टू कन्वर्ट ऑल 285 ट्रेन। प्राइस बढ़, अरे लेकिन लोग एसी में जाएंगे, उससे क्या होगा? एक फायदा ये है, वहां पे गेट्स बंद होती है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी बंद हो जाएंगे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सीडेंट को रोकना है। तो एक्सीडेंट को कैसे रोका जाएगा? गेट बंद होना चाहिए। बोले गेट कैसे बंद होगा? बोले एसी वाली ट्रेन। ठीक है, लाओ, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? वो तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। चल आ जाओ, लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये जितने भी डिस्टिंग्विश है, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन में आ गया तो आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? पेमेंट मतलब पैसा। It is a systematic record of all international economic transaction account on a country during a given period of usually a year. ध्यान दो, यहाँ पे हम पैसे की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। मैंने सामान खरीदा मतलब इंपोर्ट, इंपोर्ट किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, पेमेंट्स। और मैंने सामान खरीदा तो मुझे पेमेंट देना है, और मैंने सामान बेचा तो मुझे पेमेंट लेना है। पेमेंट जो लेते हैं उसको बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट और पेमेंट दोनों की एंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी। किस में आएगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है? बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पे रिसिप्ट माइनस पेमेंट के बारे में बात हो रही है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। बट यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर है? यहाँ पे एक देश ने एक साल में कितना कमाया दूसरे देशों से, दूसरे देशों से कितना पैसा देश में आया, कितना पैसा गया, वो दोनों का डिफरेंस। बट ये वाला बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलता है हमने कितना सामान बेचा दूसरे देश को और कितना सामान इंपोर्ट किया, वो दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड।
It is defined as a summary statement of all transaction between resident of one country and rest of it the world. अपने देश के लोगों का ट्रांजैक्शन बाहर के देश के लोगों के ट्रांजैक्शन के साथ हो रहा है, अपने देश के लोगों का ट्रांजैक्शन बाहर बैठे देश के लोगों के ट्रांजैक्शन के साथ हो रहा है, तो भाई उनके बीच का जो आदान प्रदान है उसी को बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ. It is defined as the relation over a period between the value of our export and import of a physical goods. We are talking about physical goods. यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करने का काम करा है, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बीच में डिफरेंसेस या रिलेशंस पता करने के को क्या कहा जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड. It includes the value of exchange of goods and services among the citizen, businessmen, firms and government. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं. किसको? किसी बिजनेसमैन को दे सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को दे सकते हैं, किसी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, किसी फर्म को दे सकते हैं, किसी कंपनी को दे सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस को भी दे सकते हैं. क्योंकि हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए. हम सामान किसी को भी बेचे, पैसा आना चाहिए. हम सामान कहीं से भी खरीदे, हमको पेमेंट तो देना है. वो पेमेंट किसी को भी दे सकते हैं. सेम इधर भी, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है. यहाँ पर क्या है? वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एज वेल एज इनविजिबल. कुछ सामान खरीदे देखे जा सकते हैं और कुछ सामान की सर्विसेज होती है, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह. माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर अगर आपने लिया ऑफिशियल, तो वो उसके लिए अमेरिका से कोई 4 लोग आएंगे नहीं आपके घर पे इंस्टॉल करने के लिए. आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर रहेगा वो ऑनलाइन ही एक्टिवेट होने वाला है, तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्ट है जो आपके ऑनलाइन एक्टिवेशन में आएगा, तो ये भी इनविजिबल गुड्स माना जाएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा माना जाएगा. क्लियर है क्या रे बेटा? श्योर. चैप्टर नंबर 10 खत्म. समझा? इतना छोटा सा टॉपिक है, इजीली यू कैन डन इन 1 to 1.5 hours. 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका ये टॉपिक हो जाने वाला है. ठीक है? समझा? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए.